नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा एक और क्रिक वाले का वीकली एडिशन पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग आईपीएल पे डिस्कशन नहीं करेंगे और हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट है। हमने ऑलरेडी वुमेन्स वर्ल्ड कप का प्रीव्यू किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आज के इस एडिशन पे मेरे साथ जुड़ गए हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल और नमस्ते हमारे क्रिक वाले सारे ऑडियंस को। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी दिनों के बाद आईपीएल के इस लॉन्ग सीजन के बाद अब वापस से इंटरनेशनल क्रिकेट चालू हो गया है और हर जगह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। और जैसे धवल ने बात किया कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली वार्म अप मैच स्टार्ट हो गए हैं और उसका हमने प्रीव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव कर दिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बट ये जो हमारा वीकली सेगमेंट है, वीकली चर्चा जहाँ पे हम करते हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी बात हर एक इवेंट के बारे में करेंगे। तो प्लीज धवल, आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी बिल्कुल। मैं शुरू करना चाहूँगा। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत है हमारे पास, मगर मैं शुरू करना चाहूँगा ऑफ द फील्ड टॉपिक से। वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस पर शायद यकीन नहीं होगा। एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है जिसने 2024 में एक शानदार कैच पकड़ा था, हमें याद आता है, जबरदस्त बल्लेबाजी की। फिर 2026 के एडिशन में कप्तानी की, एक सीरीज भी नहीं हारे और वो वर्ल्ड कप भी हम जीते। बैटिंग का थोड़ा फॉर्म अप एंड डाउन रहा, मगर वो कप्तान अब अगले भारत के T20 सीरीज में हिस्सा नहीं है, ना ही एज अ कैप्टन, ना ही एज अ प्लेयर। और हमारे कैप्टन वो बन गए हैं जो 2.5 साल से कोई भी अंतरराष्ट्रीय T20 नहीं खेले। तो शायद अगर ये मैं बिना नाम लिए स्टोरी सुनाऊंगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा, मगर यही कहानी है भारत की T20 की कहानी की, जहाँ पे अब बागडोर संभालेंगे श्रेयस अय्यर। तो सरपंच साहब का इरा स्टार्ट हो गया है, वो ऑलरेडी ओडीआई में वाइस कैप्टन है। तो बाकी सिलेक्शंस पे भी हम लोग आएंगे, मगर आई थिंक ये सबसे पहले डिस्कशन करने पे बनता है। तो 2 कमेंट्स दोनों पे जानना चाहूंगा पुनीत। सूर्य कुमार का ना होना एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, और फिर ऑफ कोर्स सरपंच साहब वापसी, ना सिर्फ वापसी बल्कि ही इज नाउ द कैप्टन ऑफ द शिप। अब मैं दोनों डिसीजन से एग्री नहीं करता। हालांकि मेरे एग्री डिसएग्री करने से कुछ होता नहीं है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद बोथ द डिसीजंस। क्योंकि पहला हम सूर्य कुमार की बात कर लेते हैं। हाँ, हमने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है, वर्ल्ड कप में भी हमने उनको काफी क्रिटिसाइज किया। उनका बैट से रन नहीं आ रहे, वो अच्छा नहीं खेल पा रहे। लेकिन उस बंदे का आप विनिंग परसेंटेज देखो एज ए कैप्टन, 80% विंस है उनके अंदर। लास्ट 2 ईयर 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से जब से उन्होंने कैप्टनसी संभाली, तब से उन्होंने इतना शानदार कैप्टनसी किया और 80% टीम जीती है। तो ऐसे कैप्टन को, और लास्ट में जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हो, जिसके लिए आप इतने टाइम से आप कैप्टनसी करते रहते हो, वो जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट भी आपके फेवर में आया। तो जब कैप्टन ने सब कुछ आपको सही करके दिया, आपको जिता के दिया, जब वो जीत के दिया है, तो फिर आप उस कैप्टन को, चलो ठीक है वो फॉर्म में नहीं है, उसके बैट से रन नहीं आ रहे, बट फॉर द टाइम आप उसको 1-2 सीरीज तो जरूर दे सकते थे। अगर इस 1-2 सीरीज में भी वो नहीं चलते तो फिर आप उनसे मूव ऑन कर जाते। हम भी कुछ नहीं बोलते, कैप्टन को भी बुरा नहीं लगता और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपने सीधा जीत पे आया वो कैप्टन, और उसने खुद से रिटायरमेंट भी अनाउंस नहीं किया। उसने खुद नहीं बोला कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता हूँ। वो अब उसने एज अ प्लेयर एक T20 वर्ल्ड कप जीता, और मान लीजिए वो 2024 का जो वर्ल्ड कप जीता है, वो उसमें काफी इंपॉर्टेंट योगदान था उनका। जो वो कैच था वो काफी इंपॉर्टेंट था, और ये एज अ कैप्टन जीता है। तो मतलब उन्होंने बहुत अपने तरीके से सब कुछ किया है। बैटिंग उनकी थोड़ी वीक रही, वो हम सब मानते हैं। बैटिंग में वो उनका आईपीएल का सीजन भी उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन अगर आपको किसी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को रिस्पेक्ट देनी है, तो कम से कम एक रिस्पेक्ट दे, उनको एक सीरीज दे। अगर वो इस सीरीज में भी फेल हो जाते, तब फिर आप कहते कि भाई अब हम मूव ऑन करते हैं। ये तो सूर्य कुमार यादव की बात रही, जिससे मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहा इस डिसीजन से। दूसरी बात पे हम आते हैं श्रेयस अय्यर के। ठीक है भाई, श्रेयस अय्यर जब एशिया कप का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था और उसमें श्रेयस अय्यर नहीं था, तो हमने काफी क्रिटिसाइज किया था उस डिसीजन को कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो आईपीएल जीत चुके कैप्टन थे, वो फाइनल में आ चुके कैप्टन थे, लेकिन फिर भी उनको सिलेक्ट नहीं किया था स्क्वाड में। तो फिर हमने बहुत क्रिटिसाइज किया था। तो उनको स्क्वाड में होना चाहिए था, उनको अभी भी स्क्वाड में होना चाहिए था। वो एनी टाइम इंडियन स्क्वाड में डिजर्व करते हैं। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हो, आपने 15 टीम मेंबर की टीम बनाई थी आपने, आप उससे वर्ल्ड कप जीते थे। तो चलो, अगर आपने कैप्टन को हटाया, तो दूसरा जो आप कैप्टन बना रहे हो, तो जो इतने साल से 2 साल से जो खेलता है, कम से कम उसके अंदर से आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि वो टीम बैलेंस जानता है, वो टीम कॉम्बिनेशन जानता है। तो आपने जितने भी प्लेयर्स थे, सीनियर जूनियर तो चलो छोड़ दो, पर जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे, आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट करी।
और अपने एक प्लेयर को आप लेके आ रहे हो, नो डाउट श्रेयस डिजर्व करते हैं इस टीम में, श्रेयस को लेके आओ, बट डायरेक्ट कैप्टन लेके आ गए। मतलब ये जो जितना भी हो रहा है सिलेक्शन के साथ पिछले कुछ टाइम में, और ये जो इन्होंने किया है, ये बिल्कुल मतलब समझ से परे है। एक तो श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन आते हैं, चलो वो बहुत फेवरेट कैप्टन है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो प्लेइंग 11 में तो थे नहीं, अभी तक स्क्वाड का हिस्सा थे नहीं, तो उनको एज अ प्लेयर पहले लेके आना चाहिए था। जो सीनियर प्लेयर्स हैं कम से कम आप उनको कैप्टनसी देते हैं, जैसे आपके पास हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, संजू सैमसन है, काफी सीनियर प्लेयर है, और देखा जाए तो और भी प्लेयर्स हैं आपके पास, आप उनको कैप्टनसी देते हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट श्रेयस अय्यर को ना ही एज अ प्लेयर लाया, अब सीधा कैप्टनसी लेके आ गए। वो एक चीज है। दूसरी चीज, तिलक वर्मा वाइस कैप्टनसी किस बेसिस पे? अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंसेस ही देख रहे हैं कि आईपीएल का परफॉर्मेंसेस एक बेंचमार्क है सबको देने के लिए, तो तिलक वर्मा ने ऐसा क्या खास कर लिया? उनका लास्ट जो वर्ल्ड कप था वो भी उतना कुछ खास रहा नहीं था। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का क्या हाल हुआ है वो हम देख ही रहे हैं, एक आध मैच छोड़ के उनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। तो किस बेसिस पे आपने उनको वाइस कैप्टनसी दे दी है? वो मेरे समझ से नहीं है। अगर आप आईपीएल को ही बेंचमार्क समझते हैं तो रजत पाटीदार ने क्या गलत कर दिया? उन्होंने तो लगातार 2 आईपीएल जीत गए हैं। ऐसे तो अगर चलो उनको एज कैप्टन आप नहीं लाते हैं, तो उनको कम से कम स्क्वाड का हिस्सा तो करें। तो ये 2 डिसीजन तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और ये बिल्कुल समझ से पड़े। खाली एक डिसीजन जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और आई थिंक पूरा इंडिया इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि वैभव सूर्यवंशी फाइनली अब अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे, वो स्क्वाड में आ चुके हैं, तो अब हम उनको इंडियन जर्सी में देखेंगे, और उनका डेब्यू होगा तो हमें बहुत मजा आएगा उनको खेलते देखते हुए। लेकिन बाकी ये जो डिसीजन है, जो सिलेक्शन कमेटी है, मतलब मुझे उनकी सोच बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वो क्या सोच रहे हैं। धवल, आप प्लीज उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी भावनाएं और इमोशन से सहमत हूँ। मैं पर्सनली थोड़े मेरे विचार अलग हैं, मतलब मैं श्रेयस को एज अ टीम मेंबर देखना चाहता था, जो हम दोनों सहमत होते हैं। मेरा एक और मानना था कि तिलक वर्मा तो डेफिनेटली वीसी इसलिए भी नहीं डिजर्व करते। मैं आपको टीम सिलेक्शन ही बता दूं, अगर आप ओपनिंग मैच देख रहे हैं, ऑन फॉर्म की बात करें तो मेरे को अभिषेक, संजू, किशन और अय्यर 4 पे, और 5 पे आपको अब वाइस कैप्टन को खिलाना पड़ेगा तिलक वर्मा। तो मेरे को तो अब समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से वो लोग वैभव सूर्यवंशी को टीम में स्थान देते हैं। तो और अगर आपको 5 नंबर पे खिलाड़ी चाहिए तो मैं आपसे डबली सहमत हूँ कि रजत पाटीदार से अच्छा खिलाड़ी अभी कोई 5 नंबर पे है नहीं हमारे पास। तो 5 पे आप पाटीदार को ला सकते थे, तो अय्यर को, सॉरी आई थिंक तिलक को वाइस कैप्टन बनाना मेरे लिए बिल्कुल डिसीजन ऐसा था जो मैं नहीं सपोर्ट करता। सूर्या के फॉर्म पे मैं चिंतित था, और आई थिंक हम सब ने बात भी किया था, मगर अचानक से रिमूव कर देना, वो भी एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की बात कर रहे हैं जिसने आई थिंक 80% का स्ट्राइक रेट दिया है, जो T20 में ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है। मतलब मैं आपको राफेल नडाल का क्ले कोर्ट का एग्जांपल दूं, जहां पे वो 14 टाइटल्स जीते हैं, ऑलमोस्ट उस तरीके का रिकॉर्ड है, क्योंकि T20 में आप यूजुअली किसी भी टीम से हार सकते हैं, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है। आई एम ऑल्सो लिटिल सैड फॉर सूर्या, बट एट द सेम टाइम अगर सूर्या को नहीं बनाना था फिर किसको बनाते, तो शायद मैं सेलेक्टर से एग्री कर रहा हूँ। मेरे को पता है 2.5 साल से खेले नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर सूर्या से वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं जैसा हमें प्रतीत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद फिर आपके पास जो बेस्ट विकल्प बचता था, जो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था अब तक, आई थिंक वही था। तो शायद राइट कॉल होगा, वो आई थिंक टाइम बताएगा, क्योंकि श्रेयस को आईपीएल का हम लोग हमेशा से बोलते हैं, आईपीएल का बेंचमार्क आप प्लेटफॉर्म गिन सकते हैं, बेंचमार्क नहीं गिन सकते, क्योंकि आईपीएल में स्तर अलग होता है। बहुत सारे डोमेस्टिक खिलाड़ी होते हैं, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप होते हैं, जो मैंने इंटरनेशनल में नहीं देखा है। तो आई थिंक आईपीएल को ही रेप्लिकेट करके आप सेम कर दोगे, वो ऐसा जरूरी नहीं। तो श्रेयस अय्यर के लिए मैं वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, बट हाँ, द ट्रीटमेंट ऑफ सूर्य कुमार यादव और सिमिलर ट्रीटमेंट आई थिंक रोहित शर्मा का भी हुआ था, जो हम लोगों ने तब भी बात किया था हमारा प्लेटफॉर्म लाइव नहीं था तब, मगर हम लोगों ने ऑफलाइन बात किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आए और आपने तुरंत उनको हटा दिया। तो समहाउ पिछले 1.5 साल में आई थिंक ये दूसरा इंस्टेंट हुआ है। इवन विराट कोहली की कप्तानी जब रिमूव हुई थी तब भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि सक्सेशन प्लानिंग में सभी लोगों को एक मैनेजमेंट लेसन लेने की जरूरत है कि हाउ डू यू एंश्योर कि आप प्लेयर्स को सही रिस्पेक्ट दें। और आई थिंक सूर्य कुमार का मैंने कहीं पे पढ़ा भी, आई थिंक ही इज वेरी हर्ट, होना भी चाहिए। ही हैज डन अमेजिंगली वेल, तो ही हैज डन नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं किया। उसको जो आपने जो रिस्पांसिबिलिटी दी उसके हिसाब से उन्होंने सही किया। बैटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, बैटिंग में भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो हर जगह फेल हुए हैं, उन्होंने जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे काम बैटिंग जरूर की है, लेकिन ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना इट्स वेरी हर्टफुल। जब हमको इतना हर्ट हो रहा है तो प्लेयर्स की तो हम समझ ही सकते हैं कि उनके क्या बीत रही होगी। और एक और डिसीजन, एक और सिलेक्शन है जिसके ऊपर थोड़ी मैं आपसे राय मांगना चाहूंगा। हर्षित राणा इंजरी के बाद विदाउट परफॉर्मेंस, विदाउट एनी मैचेस, डायरेक्ट सिलेक्शन। वॉशिंगटन सुंदर इस पेज पे डायरेक्ट सिलेक्शन, थोड़ा आप इस पर बता दें।
और हर्षित की जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आप एशियन गेम्स के लिए, मतलब हमें पता भी नहीं है कि अभी सितंबर में होने वाले गेम्स के पहले हर्षित का क्या फॉर्म होगा, वी डोंट नो। तो आई थिंक ये तो ऐसा गैम्बल है जो हम जनरली स्टॉक मार्केट में लगाते हैं कि चलो स्टॉक लगाते हैं 3 महीने बाद देखेंगे क्या है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही समझ से परे है। मतलब आई नो कि हम लोग व्हाइट बॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये सब पे चर्चा नहीं हो रही, बट उसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म ओपन किया है कि हम अपना यूजर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपको बताएं, ना कि एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगेन वो भी मेरे समझ से परे है। और आई थिंक आपको इतना जल्दी क्यों है कि आपको टीम अनाउंस करनी है? अगर कोई डेडलाइन है तो शायद इट्स फाइन, बट मेरे सबसे ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है कि आपको अभी तो आई थिंक 100+ डेज बाकी हैं उस गेम्स को। तो अगेन नॉट एंटायरली श्योर। आई एम ओनली हैप्पी कि उसमें जसप्रीत बुमराह हैं, तो आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जा रहे हैं, विच इज गुड, क्योंकि आप वो मेडल जीतना चाहते हो और ओलंपिक भी आ रहा है 2028 में। तो मेरे हिसाब से ये राइट कॉल है उस हिसाब से। बट हाँ, हर्षित राणा अगेन इतनी इंजरी के बाद वो कैसा परफॉर्म करते हैं, अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चन। और आईपीएल में परफॉर्मेंस करते हैं और उनको लिया जाता तो बात अलग थी, बट ना आईपीएल में वो मैच खेले हैं, बिना मैच प्रैक्टिस के वो डायरेक्ट कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं। और जो लोग इतनी मेहनत करके 2-2 ट्रॉफियां जीत रहे हैं और उनको कोई कॉल नहीं आ रहा है, तो मतलब सिलेक्शन कमेटी से तो मतलब अब उनकी क्या सोच चल रही है, उससे तो हमारी सोच ही अलग हो गई है। अब वो पूरा अलग ही चल रहा है वो लोग। जी बिल्कुल। आई थिंक एक और कॉल पे आई थिंक आपने इनिशिएट कर दिया, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बट आई थिंक हम लोग जो सहमत हैं कि वैभव सूर्यवंशी अब अगेन जैसा मैंने नाम गिना है, मेरे को फर्स्ट मैच में वो खेलते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। क्योंकि आप किसको ड्रॉप करोगे? आप संजू को ड्रॉप करोगे जो आपके क्वार्टर सेमीज फाइनल के वो तो हमेशा से रडार पे रहते ही हैं। हाँ, तो मेरे लिए वो देखना दिलचस्प होगा। बट अगर आई थिंक वैभव को गेम नहीं भी मिलता है, मैं हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट उनको एक्सपोजर मिल रहा है। क्योंकि आई थिंक अभिषेक ही मुझे एकमात्र कड़ी दिख रहे हैं जो अगर उनका फॉर्म जाता है तो शायद वैभव आ सकते हैं। बाकी संजू, किशन, अय्यर और अब तिलक को आपको खिलाना होगा क्योंकि ओवीसी है, नहीं तो मैं तिलक को मार्क करके बैठा था कि शायद तिलक की जगह खेलना है। मगर अभी मुझे लग रहा है कि अभिषेक पे मैं देखूंगा आई थिंक कैसा फॉर्म चल रहा है इनका। आई थिंक वो एक मेरे को स्पॉट लग रहा है। बट हाँ, वेरी हैप्पी फॉर वैभव, और उनके पेरेंट्स को भी अलाउ किया है, तो ग्रेट मूव बाय बीसीसीआई। और वैभव आई थिंक अननेचुरल टैलेंट है जो हमें लग रहा है कि एक बहुत ही लंबा, बहुत ही सूक्ष्म कैरियर होगा, जैसा हमने देखा है 1988 में किसी ने शुरू किया वैसा, या फिर 2007 में जिसने स्टार्ट किया था। तो हमारी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और हम सबकी उम्मीदें हैं। उसके अलावा आई थिंक सिलेक्शन में बाकी कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। जसप्रीत बुमराह इज एक्सपेक्टेड रेस्ट किया गया है, सिराज को भी रेस्ट कर दिया गया है, आज अनाउंस किया है कि उनको भी रेस्ट दे दिया है। तो बाकी तो आई थिंक वही सारी टीम है। नीतीश आ गए हैं, हार्दिक अभी नहीं खेल रहे। आई थिंक हार्दिक के लिए अब अगला 1 साल ओडीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ओडीआई टीम में रहेंगे। तो नाइस कॉल, विच इज प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओडीआई को। तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द टीम इज समथिंग जो नॉट मच टू टॉक अबाउट। हर्षित राणा कैसा परफॉर्म करते हैं उस पर मेरी निगाहें होंगी, अलॉन्ग विद अर्शदीप, क्योंकि अर्शदीप का भी फॉर्म अच्छा नहीं है। अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हैं तो अर्शदीप ने भी झंडे नहीं गाड़े, तो अर्शदीप सेलेक्ट हो गए और कुछ खिलाड़ी नहीं। बट वो इंडिया के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इस बिहाफ पे उनको तो उनका सिलेक्शन तो लाजमी था, होना ही चाहिए था। Exactly. क्योंकि उनको इंजरी भी कुछ नहीं हुई है और हम इतना चॉपिंग चेंजेस नहीं करना चाहते अपनी टीम। एग्जैक्टली। और प्रिंस यादव भी आई थिंक वापस बुला लिए गए हैं T20 में भी, जो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द टूर्नामेंट थे एलएसजी के, तो प्रिंस यादव को भी देखने का मौका मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही एक्साइटिंग T20 सीरीज होगी भारत की। आयरलैंड में पहले 2 मैच होंगे 26 और 28 जून को, उसके बाद इंग्लैंड में 5। तो सरपंच साहब का नया इरा ऑफिशियली यहाँ से बिगिन होगा, और हम लोग तो इंडियन क्रिकेट के फाइनली फैन हैं, तो फिर से विल बी रूटिंग फॉर सरपंच साहब, और उम्मीद करते हैं कि कप्स की जो हैट्रिक है वो उनके द्वारा पूरी होगी, और तीनों कैप्टन आयरोनिकली मुंबई के खेलने वाले ही वो हैं। तो ओके, आई थिंक हमने ऑफ द फील्ड पे काफी बात कर ली। कोई लास्ट टॉपिक आपका इंडियन टीम सिलेक्शन पे है, या हम लोग फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पे चलते हैं? इंटरनेशनल की बात है। ठीक है, तो संक्षिप्त में इंडिया अफगानिस्तान टेस्ट मैच, मुझे पहला दिन याद है जहां आई थिंक 1000 लोग भी नहीं थे। मैंने ऐसा मंजर इंडिया में, शायद इंडिया में मेरे को पता है टेस्ट मैच में पब्लिक नहीं आती, मगर इस बार तो हद ही हो गई। आई थिंक इंडिया बैटिंग कर रहा है, और अब इमेजिन कीजिए 1000 से कम दर्शक है। यही बताता है कि गर्मी में ओपन स्टेडियम में ऐसा मैच रखने से यही होता है। मगर मैच की बात करूं तो इंडिया ने टॉस जीता, शुभमन गिल, केएल राहुल के शतक और साई और पंत के 80 के मदद से बीसीसीआई भारत ने 564 रन का विशाल लक्ष्य बनाया, और दूसरे उसके सामने अफगानिस्तान पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। 152 और 112 ऑल आउट फॉलो ऑन के बाद। मानव सुथार जो थोड़े ट्रॉल हुए थे, मगर मुझे डोमेस्टिक जो मैंने फॉलो किया था मुझे काफी पसंद थे, तो काफी अच्छी बॉलिंग की और वो मैन ऑफ द मैच रहे। तो इंडिया ने ये मैच इनिंग और 300 रन से जीता। इंडिया का हाईएस्ट विन। एग्जैक्टली, इंडिया का इनिंग के हिसाब से हाईएस्ट विन है। एक संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, वेरी हार्श ऑन अफगानिस्तान, साल में एक ही मैच खेलना या 2 मैच खेलना और आके तुरंत टर्न अप करना और ऐसी टीम को खेलना। तो मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहूंगा अफगानिस्तान के लिए, आपका क्या कहना है?
सही है बात है, क्योंकि अफगानिस्तान इतने मैचेस नहीं खेलती है टेस्ट मैच, और अगर आप प्लेइंग 11 भी उनकी देखेंगे तो उतना कोई एक्सपीरियंस था नहीं उसमें। तो जो चलो लीग के मैचेस खेलते हो या फिर उनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं जैसे राशिद खान हुए या फिर गुरबाज हुए, ये लोग हम मेरे को दिखे नहीं प्लेइंग 11 में। तो मतलब टीम भी नहीं थी और प्लेयर्स भी नए थे, और इतने कम कम चांसेस मिलते हैं आपको टेस्ट मैच खेलने के। चलो टॉप 8 नेशंस के साथ आप नहीं खेल पाते हो, लेकिन इवन आयरलैंड के साथ या जिम्बाब्वे के साथ भी उनकी जो सीरीज है इतने होते नहीं है। तो मैच प्रैक्टिस की कमी है, वो धीरे धीरे खेलेंगे तो उनको एक्सपीरियंस आएगा और वो अच्छा करेंगे। बाकी ये जो एक्सपोजर मिला है उनको, इससे भी थोड़ा उनको सीख मिलेगा, थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा अगले अगले टेस्ट मैच खेलने का। जी आशा करते हैं अफगानिस्तान इससे तो बेहतर टीम है व्हाइट बॉल में, तो हमको ज्यादा कंपेटिटिव वनडे सीरीज मिलेगी जहाँ पे राशिद भी वापस आ जाएंगे, तो उसमें हमारी निगाहें रहेंगी। वो शनिवार से शुरू होंगी, तो हम अपने अगले एडिशन में उसकी चर्चा करेंगे। मूव ऑन करते हैं इंग्लैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हुआ जहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस हार के 140 ही बनाया। आई थिंक न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था मैं कंफर्म कर लेता हूँ, और न्यूजीलैंड ने बॉलिंग लिया और 140 पे इंग्लैंड जब सिमटा तब तो हमें लगा कि न्यूजीलैंड की बल्ले बल्ले है, मगर न्यूजीलैंड खुद 113 ही बना पाया। और जवाब में इंग्लैंड ने तीसरे इनिंग में 226 बना के 250 के ऊपर का लक्ष्य दिया, जो बहुत ज्यादा था न्यूजीलैंड के लिए। तो बहुत ही लो टेस्ट मैच रहा। आई थिंक मैं अगर ओवर गिनूं तो 156 160 ओवर में तो 4 इनिंग निपट गई। अच्छा है इंग्लैंड में मैच था, अगर एशिया में होता। और एक चीज और अगर आपने पढ़ा हो या फिर ध्यान दिया हो, आईसीसी ने इस पिच को कितनी रेटिंग दी? आई थिंक एवरेज रेटिंग मैंने आज देखा, अगर यही इंडिया में होता तो पुअर रेटिंग मिलता, मुझे पता है पुअर रेटिंग मिलता है जरूर। और अभी तक तो कितने डिबेट चालू हो गए होते कि इंडिया में ऐसे पिचेस बनते हैं, इंडिया में डंप यार्ड है, ये यार्ड है, वो यार्ड है। इसको वन डीमेरिट पॉइंट दिया इंग्लैंड। हां, सिर्फ वन डीमेरिट पॉइंट। मतलब यही है, ये गेम बहुत चलता है और हमेशा आई थिंक लगता है कि ये चलता ही रहेगा, इसमें कोई सुधार आने वाला नहीं है। बिल्कुल। और वो तो बारिश की वजह से ये मैच चौथे दिन खींचा। बाकी मैंने आपको ओवर्स पढ़ के दिखाया, आई थिंक 2 दिन का भी खेल नहीं था इसमें, 160 ओवर में ही चारों इनिंग सिमट गई। तो समझ सकते हैं कि इस मैच में कुछ ज्यादा खास याद नहीं रखा जाएगा। ये सिर्फ इंग्लैंड ने क्रूशियल WTC के पॉइंट्स लिए, और न्यूजीलैंड जो थोड़ा कंटेंडर है हमारे लिए, वो एक मैच हारा तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा है। हालांकि हम WTC की उम्मीद कर रहे हैं, वही अपने आप हास्यजनक बात हम लोग हमेशा कायम रहते हैं। और ऑफ द फील्ड भी बता दूं, आई थिंक स्टोक्स और एटकिंसन नाइट क्लब में फाइट में पाए गए, और ऐसी अटकलें हैं कि शायद दोनों सेकंड टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं, और बेन स्टोक्स की शायद कप्तानी भी जा सकती है। वो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। आज सुबह जब मैंने स्टार्ट किया क्रिकेट का खबरें, तो मैं शॉक था। मतलब मैंने सोचा कि कुछ ऐसे नॉर्मल चल रहा होगा, कुछ खास न्यूज होगी नहीं, बट बेन स्टोक्स और फिर से फाइट, आई थिंक पुरानी कहानी है। तो अगर बेन स्टोक्स चलो खेलेंगे नहीं या फिर वो उनकी कैप्टनसी जाती है, तो मुझे तो ओली पॉप भी नहीं दिख रहे हैं इस स्क्वाड में। तो फिर मुझे हैरी ब्रूक ही लग रहा है। और इंटरेस्टिंगली हैरी ब्रूक को भी आई थिंक उनका भी फाइट क्लब में, आई थिंक नाइट क्लब में कुछ इश्यू हुआ था, तो उनको भी $30,000 का फाइन हुआ था। तो इंटरेस्टिंगली इंग्लैंड को अब ये नाइट कर्फ्यू बहुत सीरियसली लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैरी ब्रूक या जो रूट के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, और जो रूट ने मना कर दिया जहां तक मेरे को पता है, ही विल नॉट कैप्टन अगेन। तो इंग्लैंड के पास थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। ओनली गुड थिंग कि सेकंड टेस्ट मैच में टाइम है, 17 तारीख को है, तो आज 9 तारीख है, तो आई थिंक 1 वीक का टाइम है। लेट्स सी। बट इंग्लैंड की जीत के बाद ये न्यूज उनके दर्शकों को काफी खुश नहीं करेगी। तो अभी तो न्यूजीलैंड ट्रेल कर रहा है इंग्लैंड में, 3 मैच की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एक सीरीज आई जो शायद किसी को याद नहीं होगी, बट मेरे को हमारा बताना धर्म है। श्रीलंका का टूर था वेस्ट इंडीज का, जिसमें 2 मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया। उसके अलावा फर्स्ट मैच हुआ था जो आई थिंक श्रीलंका ने जीता, 300+ का स्कोर बनाया और 50+ रन से हराया वेस्ट इंडीज। 41 रन से जीता, 41 रन से, माफ कीजिएगा। तो उसी के साथ श्रीलंका ने ये 1-0 से सीरीज जीत ली। और अब आई थिंक ये ऑल फॉर्मेट T20 है। हाँ, तो T20 है और दो टेस्ट मैच है इसके बाद। यस, 3 T20 हैं, सारे जमैका में होंगे वो भी, और इसके बाद 2 टेस्ट मैच दोनों नॉर्थ साउंड एंटीगा के स्टेडियम में होंगे। तो इस पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। ऑफ कोर्स इंडिया में इसका प्रसारण आप देख नहीं सकते, आपको फैन कोर्ट में जाना होगा अगर आपको देखना है तो ये एक और सीरीज चल रही है। इसके अलावा आज एक और सीरीज का शुरुआत हुई है, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ बांग्लादेश फॉर ओडीआई सीरीज आफ्टर 15 ईयर्स। मतलब 15 साल में तो आई थिंक लास्ट टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, काफी कुछ बदल गया, मगर ऑस्ट्रेलिया को बहुत वक्त लग गया। और आज का मैच में बांग्लादेश ने 86 रन से हराया, तो बहुत ही बड़ी जीत बांग्लादेश के लिए। हालांकि मैं बोल दूं ऑस्ट्रेलिया का ना ही कोई टॉप 3 बॉलर जो है स्टार्क्स, कमिंस या हेजलवुड में से कोई है, ना ही हेड है, ना ही मार्श है, तो प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया भी है, मगर आप फिर भी बांग्लादेश अगर 86 रन से जीत रहा है तो दैट्स अ गुड न्यूज। और नाहिद राणा जिस पे हमारी निगाहें हैं, उन्होंने 4 विकेट लिए,
तो 2 महीने बाद बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज खेलना है, तो आई थिंक नाहिद राणा को देखने का मजा आएगा। फाइनली कोई एक ऐसा पेस बॉलर आया है जो इंटरेस्ट जगा रहा है, जो ना पाकिस्तान ना भारत से एशिया में। तो आई थिंक नाहिद राणा पे हमारी निगाहें रहेगी। तो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल की मैंने सारी सीरीज कवर कर ली है, वुमेन्स हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। जस्ट की मैचेस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। होस्ट इंग्लैंड टेकिंग ऑन श्रीलंका, बहुत ही बड़ा मैच है वो, फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे ब्लॉकबस्टर है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का एक मैच है, और एक मैच है वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड। और पुनीत की बोल्ड प्रेडिक्शन है कि वेस्ट इंडीज विल बीट न्यूजीलैंड, तो काफी दिलचस्प होगा वो मैच। हालांकि टाइमिंग थोड़ा ऑड है, आई थिंक 11 या 12 बजे है मेरे हिसाब से, लेकिन सैटरडे है तो लोग देख ही लेंगे। जी बिल्कुल, और अभी तो फीफा स्टार्ट हो रहा है तो वैसे भी लोग जगेंगे। और फिर संडे तो ब्लॉकबस्टर है। मैं बांग्लादेश नीदरलैंड की बात नहीं कर रहा, नो डिसरिस्पेक्ट, मगर इंडिया पाकिस्तान 7 बजे आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और ग्रुप जो हमारा है उसके हिसाब से हम लोग डेफिनेटली ये मैच अफोर्ड ही नहीं कर सकते स्लिप अप होने के लिए, तो बहुत ही ह्यूज मैच है, तो उस पर हमारी पूरी निगाहें रहेंगी एज वेस्ट में। तो ये है आई थिंक इस वीक का होने वाले इंपॉर्टेंट मैचेस। तो हम लोग रैप अप करने से पहले आई थिंक एक ट्रिविया हमने पूछा था, फर्स्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, किसने जीता था। तो अभी 10th एडिशन पे आ गए हैं, तो मैं पुनीत से जानना चाहूंगा क्या आपको आपकी मेमोरी याद दिला रही है कहाँ हुआ था। मेमोरी तो बिल्कुल याद नहीं रहे, क्योंकि हम उस टाइम वुमेन्स का मैच देखते नहीं थे, फॉलो नहीं करते थे, हमको पता भी नहीं था कि वुमेन्स मैच होता है। बट पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो मेंस T20 वर्ल्ड कप के 2 साल बाद हुआ था, 2009 में इंग्लैंड में हुआ था, और फाइनल लॉस नहीं खेला गया था, और उसको जीता भी इंग्लैंड नहीं था। बहुत ही वन साइडेड मैच हुआ था, 85 पे न्यूजीलैंड ऑल आउट हो गया था। मैं भी मेरी मेमोरी नहीं, गूगल से जवाब दे रहा हूँ। बट आई थिंक अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप का ये आलम है कि जैसा हमने बात किया इंडिया अफगानिस्तान का मैच शिफ्ट हुआ है संडे की जगह सैटरडे, तो नाउ वी आर डूइंग इन अ वेरी गुड टाइम। तो बोलिए। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आई थिंक वुमेन्स वर्ल्ड कप का अच्छा इस बार एक बिल्टअप हो गया है, और मुझे लग रहा है कि इस जून के महीने 2 ही सीरीज डोमिनेट करेंगे, वुमेन्स वर्ल्ड कप और मेंस फीफा वर्ल्ड कप। आई डोंट थिंक और कोई भी सीरीज है जिसके ऊपर ज्यादा चर्चाएं होंगी। या आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं तो इस बार का ट्रिविया पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल, इस बार क्या सोच के आए? इस बार का ट्रिविया, जैसे अभी हमने इस वीकली चर्चा की शुरुआत की सूर्य कुमार यादव से कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और अब वो टीम में नहीं है, और कैप्टन तो नहीं, मतलब टीम नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद आ रहा है जो वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा पहले कभी हुआ है कि कैप्टन वर्ल्ड कप जीत के बाद में फिर वो उसका लास्ट मैच रहा? मतलब अगर रिटायरमेंट ना जाहिर किया वो वाले केसेस, राइट? मतलब रिटायरमेंट भी हो सकता है वर्ल्ड कप विनिंग के बाद। हाँ, मेरे पास एक नाम तो है, फिर भी मैं और सोचूंगा, और फिर आपको जब अगली बार मिलूंगा तब वो नाम लेके आऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और इंटरेस्टिंग से याद आया, आप अगर हमारे एनालिसिस और नंबर्स और वो सब प्रीव्यूज पढ़ना चाहेंगे स्टेडियम्स और उस सब के बारे में, तो आप हमारे वेब पेज पे जा सकते हैं। हम सारा डिटेल्स वहाँ पे रखते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो cricketwale.in पे जाइए एग्जैक्टली। और हमारे इंस्टाग्राम पे हम शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और रील्स सब कुछ पोस्ट करते हैं, तो आप हमको वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक या सुझाव दे सकते हैं। तो क्रिक वाले एज जो नाम बताता है, आई थिंक हम लोग जनता की आवाज़ जनता के द्वारा बनना चाहते हैं, तो यही हमारी पहल है। तो धन्यवाद ये एडिशन में जुड़ने के लिए, और जल्द मिलेंगे अगले एडिशन में। नमस्ते।